Hello dear aspirants, you are most welcome on the platform of the हिंद गुरु IAS Academy। आइए हम उस चीज़ को आज सीखने की कोशिश करते हैं कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट सभी मेंटर्स और सभी टीचर्स और खुद आप भी इस बात को तय करते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को कहाँ से शुरू किया जाए। जो लोग ऐसे हैं जो अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, वो कॉलेज गोइंग है या यूनिवर्सिटी गोइंग है या 12th पास करके जस्ट अपने कैरियर को यूपीएससी सिविल सर्विसेज में देख रहे हैं और प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी प्रिपरेशन को कहाँ से शुरू करेंगे। मोस्ट ऑफ देम जो सही भी है कि सभी लोग कहते हैं कि आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए, जो आपका बेस तैयार करेगी और सब्जेक्ट का जो थॉट है, जो सिलेबस अपने आप में खुद एक्सप्रेस करता है कि मेरा व्यूज़ क्या है, मेरा सब्जेक्ट कंटेंट क्या है, मेरी थ्योरीज़ क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को के साथ जाएं। हम लोग आज इसी पे पूरी तरह से बात करेंगे कि अपनी स्टार्ट की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बुक्स कितनी इम्पॉर्टेंट है और हमको किस तरह से इस बुक्स को अपने स्टडी का एक पार्ट बनाना चाहिए ताकि आप इससे हेल्प लेकर अपनी प्रिपरेशन की बेस को बहुत मजबूत कर सकें। हम पहले इस बात को बात करेंगे कि किस एनसीईआरटी को रीड किया जाए और किस एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ा जाए। मोस्टली सभी लोग कहते हैं और ठीक भी है कि 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी को आप पढ़ें, पर क्लास के अंदर जो लोग अपीयर हैं इनमें से बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स से हैं। आप में से कुछ इंजीनियर है, कुछ साइंस बैकग्राउंड का है, कुछ ह्यूमैनिटीज़ का है, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ अभी ऐसे हैं इस प्रोग्राम के अंदर, क्लास के अंदर, जो जस्ट 12th पास करके आए हुए हैं या फिर यूनिवर्सिटी में है, अपनी एकेडमिक्स को, अपने ग्रेजुएशन को पार्ट 1 पार्ट 2 या लास्ट ईयर में अपने आप को देख पा रहे हैं। क्या उन सब के लिए 6 to 12th की एनसीईआरटी एक साथ रिक्वायर्ड है या सब अलग अलग चीज़ों को वैरायटी में अलग अलग कंटेंट के हिसाब से, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से एनसीईआरटी को रीड आउट किया जाए। क्लास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रोफेशनल्स है, कहीं ना कहीं उनका जॉब है, वो नौकरियां कर रहे हैं और उनका एक ड्रीम है कि हम एक यूपीएससी में अपने आप को एक सक्सेस देखें और अपनी पोजीशन सोसाइटी के अंदर एक सिविल सर्विस सर्वेंट के रूप में अपने आप को सक्सेस ले जाकर देखते रहें। तो बहुत ढेर सारे सेक्शन के लोग हैं क्लास में, बट क्या सबके लिए एक जैसी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है या हर किसी को उसका सॉल्यूशन अलग अलग चाहिए? मैं कैटेगरी करता हूँ कि क्लास में ऐसे लोग हैं जो जस्ट 12th पास्ड है, अभी अभी लास्ट ईयर में उन लोगों ने 12th पास किया है और अपनी एकेडमिक को बढ़ाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी कॉलेज के अंदर अपने आप को एनरोल कर रखा है। बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम या बीएससी ऑनर्स या बीएससी प्रोग्राम्स के अंदर उन लोगों ने अपने आप को यूनिवर्सिटी में रखा है। एक तरह के स्टूडेंट इस तरह के हैं। एक ऐसे हैं जो अपनी ऑनर्स की डिग्री को या तो कंप्लीट कर चुके हैं या इस साल अपनी डिग्री को लास्ट ईयर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो एक कैटेगरी तो 12th वालों की है और एक कैटेगरी है जो लास्ट इस ईयर में अपनी डिग्री को पा जाएंगे, जो वो ग्रेजुएशन की डिग्री है और ऑलमोस्ट अपनी एज को भी 1-2 साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। वो जो यूपीएससी कहता है कि 21 ईयर एज होनी चाहिए, तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है कुछ कंप्लीट करके बैठे हों और ये भी हो सकता है कि कुछ अगले साल या अगले साल वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। मेरे पास जो डेटा है ऑफिस से
वो कहता है कि मेरे क्लास में, इस क्लास में कुछ ऐसे हैं जो इंजीनियर्स हैं, बीटेक करके कहीं ना कहीं से जामिया से या डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से या बीटेक कॉलेजेस से वो डिग्री लेकर, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर अब वो ड्रीम देख रहे हैं यूपीएससी के अंदर। कुछ ऐसे लोग हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम के अंदर, इन ह्यूमैनिटीज़ में एमए किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है या एमकॉम किया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम के अंदर उसके पास डिग्री है मास्टर्स की। एक दो तो ऐसे हैं जो मेरे पास आंकड़े हैं जो पीएचडी करके आए हुए हैं, अपने अपने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में, कुछ इतिहास के बैठे हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस के हैं, कुछ साइंस बैकग्राउंड के हैं। एक डेटा मेरे पास ऐसा क्लास के अंदर है, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो एमटेक है। आप में से कोई होगा, बट एग्जैक्टली आई डोंट नो हु इज। सो क्लास ऐसा नहीं है कि एक जैसे ही स्टूडेंट्स का यहाँ पे अपियर है, एक से ज़्यादा तरीके के लोग क्लास के अंदर अपियर हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हर के लिए ये रिकमेंड कर दिया जाए कि आप 6 to 12 की एनसीईआरटी मार्केट से परचेज करिए और पढ़ते जाइए, क्योंकि अगर आप सारी एनसीईआरटी बुक्स को खरीदेंगे तो लगभग 40 to 45 बुक्स हैं जो आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पूरा कंप्लीट करती है, एक पैकेज के फॉर्म में, बुकलेट के फॉर्म में। क्या सबके लिए रिक्वायर्ड है? मैं एक एक करके कैटेगरी करके चीज़ों को डिफाइन करता हूँ, और जो जिस कैटेगरी का है वो अपने आप में उस कैटेगरी को फिल करे कि मुझे क्या करना है। एक 12th पास वाला है, एक ग्रेजुएशन वाला है, तो मैं कहता हूँ कि एक कैटेगरी है ये, क्योंकि इनके पास टाइम है। अभी इसके पास अपियर होने में ना तो डिग्री है, ना तो इसके पास एज है। इसके पास डिग्री 1 साल में, 2 साल में हो जाएगी, और ऑलमोस्ट इसी ड्यूरेशन में उसके पास उसकी एज भी कंप्लीट हो जाएगी। पर ये जो कैटेगरी है ना, इसके पास टाइम नहीं है। ये अपनी डिग्री कंप्लीट करके आया हुआ है और इसकी एज भी कंप्लीट है। सो हम ये कह सकते हैं ना कि इसके पास टाइम है, बट इसके पास समय नहीं है। ये इसी साल या मैक्सिमम अगले साल अपने आप को देखता है कि इस एग्ज़ाम को हमको क्वालिफाई करना है। सो जब टाइम मैनेजमेंट है और टाइम एक शॉर्ट टाइम है, तो उस टाइम के अंदर क्या इस लिस्टिंग ऑफ बुक्स को या एनसीईआरटी की सभी बुक्स को पढ़ना रिक्वायर्ड है? जैसा कि कॉमनली कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, और कॉमनली कह दिया जाता है कि आप 6 to 12 की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ डालिए। आप भी कंफ्यूज करते हैं कि हम इतनी ढेर सारी किताब परचेज़ करें या कहीं से भी मैनेज करें उसको, और फिर 6 to 12 के एनसीईआरटी में एक लंबा टाइम कंज्यूम करें और उसको कंप्लीट करें, फिर हमारी बेसिक्स तैयार होंगी। और फिर उसके बाद हम यूपीएससी का जो नेचर है एडवांस जीएस के अंदर या ऑप्शनल के अंदर या अपनी कंप्लीट एक स्टैंडर्ड की पढ़ाई जो यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एनएसए मांगता है, उस लेवल पर क्रिएट करें। सो एक लंबा टाइम है आपकी एनसीईआरटी को पढ़ने का। मेरा सजेशन ये है, और सही सजेशन ये है, कि ये बच्चा, इसके पास पूरा टाइम है, तो बेहतर है कि सारी बुक्स पढ़ डाले। इनमें से भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे 12th वाले जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो ह्यूमैनिटीज़ के होंगे। अगर मान लीजिए कि साइंस वाला है और बायोलॉजी पढ़ के आया है, उसके साथ उसने केमिस्ट्री भी पढ़ा है, उसने फिजिक्स भी पढ़ रखा है, उससे कहा जा रहा है कि अब तुम 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ो। सो मैं ये मानता हूँ कि अपने क्लास, कॉलेज, स्कूल के अंदर वो ऑलमोस्ट कम से कम 2 कैटेगरी तो सॉल्व करके आया है, 6 to 8।
मेरा मानना ये है कि जो अपने 12th को पास करके आया है या अपनी ग्रेजुएशन में साइंस बैकग्राउंड को लेकर आया है, क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक्स को अगर क्लास वाइज आगे बढ़ते जाओगे ना, तो जो चीज़ 6 में है उसी का थोड़ा सा बेहतर एक्सप्रेशन 7th में है, और उसी का थोड़ा सा और बढ़ा के कंटेंट 8वीं क्लास में डाल दिया गया है। 9th 10th के अंदर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है, और 11th 12th के अंदर थ्योरीज़ को डिटेल में उसको समझा दिया गया है। तो एनसीईआरटी एक किसी भी सब्जेक्ट की है, मान लीजिए इतिहास की है या ज्योग्राफी की है या साइंस बैकग्राउंड की कोई बुक है, एक थ्योरी एक छोटे फॉर्म में, एक स्टोरी के फॉर्म में वो क्लास 6 में ले आते हैं वो लोग, और पूरी थ्योरी ला के एक्सप्लेन करते हैं वो 11th और 12th के अंदर। अब जो बच्चा 12th में साइंस बैकग्राउंड का होकर लेकर आया है, पढ़ कर आया है अपने स्कूल स्टैंडर्ड के अंदर, और अपने बेसिक्स को, अपनी उस स्टोरीज़ को स्कूल में अच्छे से पढ़ कर आया है, अगर उससे कहा जाए कि तुम फिर 6 to 8 पढ़ो, तो अपना समय को, टाइम को लॉस कर रहा है। अगर साइंस बैकग्राउंड का है तब इससे बेहतर है कि वो इतिहास पढ़ ले, इससे बेहतर है कि वो इकोनॉमी पढ़ ले, इससे बेहतर है कि वो ज्योग्राफी पढ़ ले, इससे बेहतर है कि पॉलिटी के सेक्शन में अपनी डिटेल करें। तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि वो 6 to 8 क्लास की साइंस की एनसीईआरटी पढ़े, वो छोड़ दे, बट वो 9th 10th और 11th 12th की ज़रूर पढ़ ले। हम आगे आज उसको बताते हैं कि हर किसी को एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी क्यों है, ये बात समझने की भी है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। एक स्किप आपको मिल जाएगी 6 to 8 की। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम इस पर लगता नहीं है पढ़ने के लिए, अगर आप थोड़ा मेच्योर माइंड हो और पढ़ने की आपके अंदर कैपेसिटी और दिमाग काम करता है आपका, थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल, आप आजकल के टेक्नोलॉजी की दुनिया से थोड़ा सा दूर अगर हो, एज़ यूजुअल मोबाइल वगैरह करते रहिए, उसको कोई बहुत बुराई नहीं है, लेकिन इतना करिए इतना आपके लिए वो नुकसानदेह ना हो। और अगर आप 24/7 इस तरह से हो तो डेफिनेटली आप टाइम लॉस कर रहे हो। वो टाइम और एज आपकी ये नहीं, आपकी अभी उम्र है चीज़ों को करने के लिए। अगर कोई पढ़ना ही चाहता है कि देखते हैं हम यूपीएससी के नेचर को पढ़ना चाहते हैं और पढ़ के आए साइंस बैकग्राउंड में, तो मुझे लगता है कि 6 की अगर एनसीईआरटी उसको पिक करने के लिए कहा जाए, पढ़ाई करने के लिए, तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि 4 to 5 डेज़ में वो बहुत अच्छे से 6 और 7 की बुक्स को कंप्लीट कर लेगा, जो कि पढ़ के पहले से आया हुआ है। उसके अगले लेवल को पढ़ के आया है, मतलब वो 9th 10th भी पढ़ के आया और 11th 12th भी पढ़ के आया। उसको पता है कि 6 से लेकर 8 की बुक में साइंस के क्या टॉपिक्स, क्या चैप्टर्स रखे गए हैं। तो मैं तो 4 से 5 दिन ज़्यादा बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये शायद 3 से 4 दिनों में ही कंप्लीट हो सकती है। अगर 4 आवर का 4 घंटे का एक शेड्यूल बना के पढ़ा जाए तो 3 से 4 दिन में बुक्स को एंड किया जा सकता है विद एक्शन। कंप्लीट स्टडी फॉर्म में इसको ख़त्म किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम का कंजप्शन नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेंट्रेट माइंड से इसको सेटअप करके पढ़ना होगा। फिर भी आपको लगता है कि मेरे लिए वेस्ट है, तो आप इस क्लास के एनसीईआरटी को छोड़ सकते हैं और यहाँ से अपने आप को पिक कर सकते हैं। जो बच्चे 12th पास है या फिर अपनी ग्रेजुएशन के अंदर है और डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं 2 साल के अंदर। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो साइंस बैकग्राउंड का होकर नहीं आया है, वो ह्यूमैनिटीज़ का है वो इतिहास पढ़कर आया है, वो ज्योग्राफी पढ़ के आया है, वो उसे बीए कोर्स किया है या कर रहा है, या ह्यूमैनिटीज़ में ही वो 12th पास करके आ रहा है, उसके पास साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि साइंस की बुक्स को वो 6 to 12 पढ़े। ऐसे आप ऐसे भी समझिए कि जो साइंस का सिलेबस है हमारे यूपीएससी के अंदर, वो केवल प्रीलिम्स के अंदर ही है, जिसको जनरल साइंस के रूप में जाना जाता है। वो कहता भी है कि 10th तक की जनरल साइंस पढ़िए और इसी में हम आपकी साइंस को कंप्लीट कर लेंगे। और जनरल साइंस केवल और केवल प्रीलिम्स का है, क्योंकि बेस में आपको टेक्नोलॉजी आ जाती है। सो अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ का ही बच्चा है, अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है, कोई इतिहास वाला है, कोई भूगोल वाला है, तो उसको भी चाहिए कि वो साइंस की सब किताबें पढ़े ताकि प्रीलिम्स में गलतियां ना कर पाए, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर पाए। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है कि वो
पोस्ट ग्रेजुएट है, वो इंजीनियर है, वो पीएचडी होकर आया हुआ है, उससे कहा जाए कि तुम 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ो, सो एज पर माई सजेशन ये बहुत अच्छा सजेशन नहीं हो सकता। उसको चाहिए कि वो क्लास 9 से लेकर 12th की एनसीईआरटी को सारे सब्जेक्ट को रीड आउट करे। अगर टाइम मिलता है उसको, मैच्योर माइंड का बच्चा है वो, और वो अगर चाहे टाइम मिलता है उसके पास तो वो 6 to 8 को उठा सकता है, कोई इशू नहीं है उसके लिए। पर बेहतर ये है कि वो 9th, 10th, 11th, 12th को डिटेल्ड में कर ले अपना, और खूब अच्छे से उस बुक को रीड करें। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी बुक्स में जाते हैं ना, देखिएगा कभी एनसीईआरटी बुक आपके पास हो तो एक ब्लॉक में एक थ्योरी होगी, एक फ्री स्पेस होगा, एक फिर थ्योरी होगी, एक फिर फ्री स्पेस होगा, एक थ्योरेटिकल पार्ट होगा इसमें, ये एक आपका फ्री स्पेस होगा। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ से एक थ्योरी पढ़ी है तो आपको कोई अलग से नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप पेन या पेंसिल उठाइए और इसी फ्री स्पेस पे उसको मार्क करके अपने ओन वर्ड्स में लिखते जाइए। चूँकि आपको स्पेस यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, तो अलग से आपको नोट्स या पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर कर लीजिए। और अच्छा ये होगा कि जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के लिए आपकी बुक्स में अगर आप इम्पॉर्टेंट फ़िल्टर करेंगे एक एक चैप्टर से, तो कुछ 20 से 25% ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे लाइन्स हैं, ऐसे स्टैंजाज हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, जो प्री के लिए और आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए हेल्प करते हैं वो। तो सारी बुक रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप 25 to 30% बुक्स को आप अंडरलाइन करके और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग को फ्री स्पेस पे आप यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। तो आपके पास अपनी व्यूज़ और एनसीईआरटी का जो बेहतरीन कंटेंट है और जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट, आपके लिए इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है, वो आपको इसी किताब में वहीं पर मिल जाएगा, वहीं पर नोट डाउन कर डालिए। इसके 2 फ़ायदे होंगे आपको। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप एनसीईआरटी के अच्छे कंटेंट को निकाल पाएंगे और यही लिख डालेंगे और थ्योरी आपके फिर समझ में आ जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात है कि नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं लास्ट में, और वहीं कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं उसी चैप्टर के अंदर। बेहतर होगा कि आप उस ऑब्जेक्टिव्स को एनसीईआरटी के अंदर ढूंढने की कोशिश करिए और एनसीईआरटी में दिए गए थ्योरीज़ या प्रिंसिपल के बिहाफ पर अपने ओन थॉट से, अपने व्यूज़ से इसको एक नोटबुक पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इन द 50 वर्ड्स और 125 वर्ड्स में इसको लिखने का प्रयास करिए, कोशिश करिए, ताकि आपकी स्किल्स, आपकी लैंग्वेज और किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है या आपके यूपीएससी के अंदर, वो एनसीईआरटी आपको बताती है। आपको ये बेनिफिट होगा। सो जो लोग इस कैटेगरी के हैं, पहली कैटेगरी के, वे लोग अपना फिल्ट्रेशन कर ले क्लास के अंदर, और जो डॉक्टर से, इंजीनियर से, ये पोस्ट ग्रेजुएट है या अगले साल जिसकी डिग्रीज कंप्लीट है, वो बेहतर है कि 9 से 12 तक की एनसीईआरटी को रीड आउट करे और उसके अंदर से चीज़ों को फिल्ट्रेशन करे, ताकि जब वो प्रिपरेशन के अंदर अपने जाए और एनसीईआरटी को कंप्लीट करता हुआ दिखाई दे, तो उसको लगेगा कि मेरे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास अब है, मैं इस सब्जेक्ट को जान पाया हूँ कि ये सब्जेक्ट अपने आप में कहता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई बायोलॉजी का है, कोई मैथमेटिक्स का है, उसको इतिहास का पता नहीं है, उसको भूगोल का पता नहीं है, उसे भारतीय राज्य व्यवस्था का पता नहीं है कि क्या है, ये सिस्टम क्या है। एनसीईआरटी आपको हेल्प करती है उस सब्जेक्ट को समझने में। वो सब्जेक्ट अपने आप पे किस चीज़ को डिफाइन करता है, वो सब्जेक्ट अपने आप पे कैसा है और वो क्यों लिखा गया है, एनसीईआरटी बुक्स आपको डेफिनेटली डिफाइन करती है। सो मोरलेस एनसीईआरटी में जो लोग कैटेगरी वाइज हैं, इस तरह की अपने आप को प्रोग्राम में लेकर आएँ। पर एक इशू और है कि एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ें, तो उस क्यों का जवाब देखिए क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि आपको
एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए? एक अच्छा सवाल हो सकता है ना कि सब कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए। उसका जो बेनिफिट्स है मैं उसको पॉइंट आउट कर लूँ। का जो एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है कि आप जिस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड के नहीं हैं। मैंने अभी कहा ना कि कोई साइंस बैकग्राउंड का ग्रेजुएट है, कोई ह्यूमैनिटीज़ का है, कोई कॉमर्स का है, कोई पीएचडी है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, और उसको इतिहास मिल गया पढ़ने के लिए। इंजीनियरिंग वालों को उससे कभी पढ़ा नहीं है। एक इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएट है, एक पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट है, एक ज्योग्राफी के से पोस्ट ग्रेजुएट है, एक मैथमेटिक्स में एमएससी करके बैठा है। सो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सब्जेक्ट के लोग नॉलेज लेकर बैठे हैं। अब मैथमेटिक्स वाले को पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इंडियन भारतीय इतिहास, या ज्योग्राफी, या इकोनॉमी, उसके लिए एक चैलेंज है हो गया। एनसीईआरटी पढ़ने का बेनिफिट ये है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ उस सब्जेक्ट को डिफाइन करता है कि ये सब्जेक्ट जिसको आप पढ़ रहे हैं, इसका कंटेंट ऑफ मटेरियल, इसकी थ्योरीज, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो जो बैकग्राउंड का नहीं है, मैं रिकमेंड करूँगा कोई आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, एडवांस टेक्स्ट बुक पढ़िए, या कोई रिकमेंड करे आपको, और आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है, उस सब्जेक्ट का जो थ्योरीज है आपको पता नहीं है। सो आप एडवांस बुक पे जब जैसे जाते हैं आप फंस जाते हैं वहाँ पर अगर आपके पास एनसीईआरटी का नॉलेज, बेसिक नॉलेज है, और आप एनसीईआरटी बुक्स के साथ अपने आप को एडवांस तक लेकर जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता है कि ये सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैं मान लीजिए जो दो नाम लिखता हूँ कि आप एनसीईआरटी की हिस्ट्री को उठाते हैं, आपने एक उठाया प्री हिस्टोरिकल एज को, और ठीक आपने उसके ठीक बाद आपने कहा कि दिस इज द इंडस वैली। पूरा पाषाण काल या पाषाण काल कह लीजिए, या कह लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल, या आप कह लीजिए कि सिंधु सभ्यता को। आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, आप इंजीनियरिंग के हैं, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप एमएससी करके बैठे हुए हैं, आप कॉमर्स में हैं, आप एमकॉम करके बैठे हुए हैं, आपको इतिहास की कोई एबीसीडी पता नहीं है, और आप चले गए एडवांस बुक के पास लेकर बैठ गए, तो आपको वो बुक इरिटेट करेगी। आपको उस बुक को छोड़ने का मन करेगा कि क्या है इसके अंदर। बट अगर आप एनसीईआरटी बुक के साथ अपनी बेसिक स्टडी को कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि आप एडवांस को समझने के लायक हैं। इस इतिहास की एनसीईआरटी की वो किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स इस सब्जेक्ट को डिफाइन कर देती है कि बेसिकली जो एज है, जो प्री हिस्ट्री का एज है, जब इंसान ह्यूमन सिविलाइजेशन जब डेवलप हो रहा था, तो किन किन फेजेस से होकर अपने आप को कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की थ्योरी के साथ वो आगे बढ़ा है, और उस डेवलपमेंट में उसने क्या क्या चेंजेस देखे हैं, सोसाइटी के अंदर क्या चेंज हुआ है, उसकी जिस्म की बनावट पर, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क पड़ा है, उसका इन्वायरमेंट पर, उसकी सोसाइटी का इन्वायरमेंट जैसे जैसे हीट कन्वर्ट हुई है, जैसे जैसे आइस कोल्ड कन्वर्ट हुई है ह्यूमिडिटी के ज़रिए हीट के अंदर, और बर्फ़ का, पहाड़ों का बर्फ़ पिघलकर नीचे आया है नदियों के पानी के ज़रिए, और फिर इंसानों की बस्तियां बसना शुरू हो गई हैं नदियों के किनारे, और एक सभ्यता का निर्माण हुआ है, एक सिविलाइजेशन स्टेब्लिश हुई है। आपको एनसीईआरटी बुक्स बड़ी बारीकी से इन बातों को समझा पाती है। जब आप इसी इतिहास को, इसी ज्योग्राफी को, इसी
दूसरे सब्जेक्ट को जब एडवांस में देकर जाते हैं तो आप पढ़ते हैं कि इस डेवलपमेंट में किन किन थ्योरीज को डेवलप किया गया है, और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज किन फेजेस से आगे बढ़ी है, और थिंकर्स ने उस डेवलपमेंट थ्योरी को किन किन तरह से डिफाइंड किया है, उन थ्योरीज का नाम क्या है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आपको ये समझना होगा कि ये डेवलपमेंट हुआ कैसे है। कह सकते हैं ना कि ये एक बहुत इनिशियल फेज था और एक इंडस वैली का जो एक एडवांस फेज था, ये जो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। आपको ये समझ में आएगा कि एक बारबेरियन सिविलाइजेशन से एक अर्बन सिविलाइजेशन में कैसे इंसान कन्वर्ट हुआ है, कैसे सभ्यताओं का निर्माण हुआ है, कैसे सोसाइटी स्टैब्लिश हुई है। एनसीईआरटी बुक्स आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी और साथ ही आपको एडवांस स्टडी में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसी मैं सभी सब्जेक्ट को रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप राजनीति पढ़िए, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़िए, आप ज्योग्राफी पढ़िए, आप इकोनॉमी पढ़िए, आप साइंस के डेवलपमेंट भी पढ़िए, क्योंकि साइंस ने एक बार में अपनी थ्योरीज को नहीं लिखा है, उसका भी एक डेवलपमेंट ही हुआ है, वो कॉन्जिक्यूटिव डेवलपमेंट है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। एक बेनिफिट ये है कि आपको एनसीईआरटी सब्जेक्ट को डिफाइन करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी कि ये सब्जेक्ट अपने आप में क्या कहता है, किस तरह का ये सब्जेक्ट है। उनके लिए ज़्यादा जो इस सब्जेक्ट बैकग्राउंड के नहीं हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसा है जो 6 to 12th एनसीईआरटी पढ़ रहा है, मान ली कैटेगरी मैंने कर दिया पहले ही, तो कैटेगरी में अपने आप को समझते रहिए। उसका जो प्रीलिम्स है आप बहुत बारीकी से अगर प्रीलिम्स को देख रहे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, कम से कम 10 सालों के, हम लोग तो 30 साल से देख रहे हैं इस चीज़ को। आपका 30% क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बुक के अंदर है। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास ये कहते हैं कि सर कहाँ है, उसका एक ही आंसर है कि देख बच्चा ये है, लेकिन जो सामने होता है वो यहाँ तो नहीं कह सकते यहाँ पर है, पर वो मिल जाता सीधा सीधा। अगर एक 30% आपकी एनसीईआरटी बुक्स कवर अप करती है तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि अगर आप लास्ट 10 ईयर्स की, जब से सीसैट और 2013 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से मेरिट बहुत तेज़ी से गिरी है, और प्रीवियस ईयर के 5 साल को देख लिया जाएगा तो बहुत तेज़ से मेरिट माइनस में आई है, बहुत तेज़ी से गिरी है मेरिट। 50-52% पे सिलेक्शंस हो रहे हैं। जो फाइनल टॉपर्स है वो 52-53 ईयर्स पे जनरल कैटेगरी का बच्चा टॉप कर जा रहा है, तो मेरिट बहुत ऊपर नहीं हो। हम लास्ट बता रहे हैं, और यही कैटेगरी, यही पासिंग कट ऑफ मेरिट प्रीलिम्स की भी है। अगर आपकी एनसीईआरटी बुक्स 30% सिलेबस को कवर अप कर पाती है, अगर आपकी 30% क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स को कवर कर पाती है, तो एक बहुत बड़ा पार्ट है ये। किसी हाल में एनसीईआरटी बुक्स को हम डिनाई नहीं कर सकते, किसी हाल में नहीं कर सकते। एक हेल्प आपको मिल जाएगी प्रीलिम्स के अंदर, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर और परसेंटेज के अंदर। दूसरा क्वेश्चन अक्सर हम लोगों के पास रहता है कि हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। मेंस का प्रॉब्लम है ये। हम अपनी मुख्य परीक्षा में लेखन क्षमता को कैसे बढ़ाएं और क्या लिखें कि हम वहाँ पर नंबर गेन कर पाएं। हमारा जो एग्जामिनर जब हमारी कॉपी को मार्क करे तो उतना नंबर दे कि हम मेंस में क्वालिफाई कर पाएँ और इंटरव्यू के साथ साथ हम मेरिटोरियस हो पाएँ। एनसीईआरटी के इस सेगमेंट में 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपको एनसीईआरटी जिस लैंग्वेज को कहता है कि क्या आपकी लिखने की शैली होगी और
किस तरह की भाषा आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे। एक तो हम बहुत कठिन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। यूपीएससी बहुत कठिन शब्दावलियाँ नहीं मांगता। वो कहता है कि ऐसी भाषा का चयन करिए जिसमें आप हमको भाषागत अपनी बातों को समझा पाइए, उस लैंग्वेज में अपने थॉट ऑफ एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर पाइए जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकें, इसको हम समझ सकें। सो एनसीईआरटी यूपीएससी की मेंस की लैंग्वेज क्या होगी, किस लाइन पर, किस थॉट पर, किस प्लेटफॉर्म ऑफ लैंग्वेज पे इसको ड्रॉ किया जाएगा, उस लैंग्वेज को वो डिफाइन कर देता है कि इन्हीं लाइनों पर, इन्हीं शब्दावलियों में, इन्हीं पैराग्राफों में आपका सवाल ड्रॉ होगा। दूसरा जो एक सबसे बड़ा एनसीईआरटी का इस सेगमेंट में बेनिफिट ये है कि आपकी जो वर्ड सिलेक्शन है, आपका जो शब्द चयन है वो क्या होगा, आपका कंटेंट क्या होगा, किन वर्ड्स सेलेक्ट करके आप अपने शब्दों को, अपनी भाषा को, अपनी स्किल्स को, अपनी राइटिंग को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी से बहुत हेल्पफुल है। वो आपको दो तरह से फ़ायदे करती है। एक फ़ायदा तो बेनिफिट ये है कि आपको एक लैंग्वेज, भाषा को बता देती है और बता देती है कि आपका शब्द चयन कैसा होगा। और ये दो सेगमेंट ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके मेंस की मुख्य परीक्षा की राइटिंग स्किल्स के लिए। जहाँ तक भाषा के लिखने की बात है, कंटेंट के लिखने की बात है, प्रैक्टिस की बात है। लिखने में आप सवाल को जब लिखते हैं सो वर्ड लेंथ एक्सीड कर जाती है कि 250 का सवाल है तो 400 में चला गया, 300 में चला गया या कम रह गया। इसका सलूशन केवल एक है कि पहले आप अपनी स्किल्स को डेवलप करिए और प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना कंट्रोल कर पाएंगे। एक कहावत है ना कि यू डोंट कंट्रोल योर ड्रीम्स बट यू ऑलवेज कंट्रोल इन योर एक्शन। हम अपने सपनों को ना रोक नहीं सकते, ना आप रोक सकते हैं। सपने लेकर सब यहाँ बैठे हुए हो। अगर आप ये सपना ना देखते कि मुझे एक सिविल सर्वेंट में जाना है तो कोई यहाँ नहीं आता। आपने एक बिग दिन देखा है सोसाइटी के अंदर एक अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एक सिविल सर्वेंट के रूप में, टॉपर्स के रूप में। तो मैं या कोई भी या तुम भी उन सपनों को तो नहीं रोक सकते लेकिन अपनी कार्य क्षमता को, जो तुम्हारा एक्शन है, उस कार्य क्षमता पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, उस एक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर वो कम कंट्रोल हो गया तो यू मस्ट बी क्वालिफाइड इन योर एग्जामिनेशन। क्योंकि ना तो मैं, ना तुम, ना कोई मेंटोर, ना कोई टीचर, ना कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई भी तुम्हारे, ना कोई डॉक्टर तुम्हारे ड्रीम को रोक नहीं पाएगा। और हर दिन तुम देखोगे, हर दिन उसको एक्शन में ले आओगे। बट मैं कहता हूँ कि अपने एक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, वो तुम्हारे नियंत्रण में है। और कैसे? वो ऐसे कि आप अपनी स्टडी ऑफ मटेरियल को, स्टडी ऑफ तरीके को अपना चयन करें। और अगर एक वे ऑफ थॉट, वे ऑफ स्टडी आपके एक ऑन द पाथ है, ऑन द ट्रैक है, तो मैं तो कहता हूं कि सबका तो नहीं होता, लेकिन तुम में से कुछ का ज़रूर हो जाएगा जो राइट चयन करके बैठे हो, जो सही सिलेक्शन और सही स्ट्रेटेजी के साथ अपने आप को स्टडी के साथ लेकर बढ़ते हो। एक बेनिफिट आपका ये है। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है कि इसके बाद क्या फ़ायदे होंगे एनसीईआरटी पढ़ने के। आप में से बहुत से लोग कोई ना कोई एक अपना ऑप्शन चूज़ करते हो। कुछ ह्यूमैनिटीज़ के लोग, किसी का इतिहास, किसी का पॉलिटिकल साइंस, किसी का ज्योग्राफी, किसी का सोशियोलॉजी, किसी का लिटरेचर, साइंस बैकग्राउंड वाले भी होते हैं। तो जो लोग अपना ऑप्शन कुछ भी चुने हो, मान लीजिए किसी का पॉलिटिकल साइंस है या किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, अगर आप एनसीईआरटी के ही साथ जाते हो
तो 6 to 12 जिन लोगों ने ढंग से एनसीईआरटी को कंप्लीट किया है, ये एनसीईआरटी उनके ऑप्शनल के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनके ऑप्शनल को किसी भी तरह से एग्ज़ाम के लिए डिनाई नहीं किया जा सकता, और जिसके ऑप्शन बहुत मजबूत हैं उसका सिलेक्शन मोरलेस हो रहा है, और जो ऑप्शन को थोड़ा डिले करता है कि वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, उस पर उसका कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसका सेशन रुकता हुआ दिखाई देता है, हमेशा रुक जाता है वो। तो मेरा सेशन यही कि जो आपकी चॉइस हो, आप सब लोगों की उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए और जल्दी कर लीजिए, ताकि आप अपनी स्टडी में जब अपने आप को कंप्लीट लेकर जाएं तो एक कंप्लीट थॉट के साथ जाए कि मुझे करना क्या है। इस ऑप्शन के अंदर आपको एनसीईआरटी बुक बहुत फ़ायदेमंद है, और वो बुक इसलिए फ़ायदेमंद है कि एक तो सब्जेक्ट की जानकारी पूरी अवेयर करा देती है। अब एक सवाल और है, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने बीए में ऑनर्स किया है इतिहास से, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इतिहास से, ठीक है, इट्स गुड, तो आपके पास अच्छे खासा नॉलेज है सब्जेक्ट की। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम होती है कि आपने एकेडमिक्स को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में कंप्लीट कर लिया, डिग्री ले ली है, पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, इसके अपने स्टैंडर्ड हैं, इसके अपने मानक हैं, इसकी अपनी स्टाइल है, और स्टाइल को पिक करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए आपको हर हाल में यहाँ पर ही आना होगा इसी एनसीईआरटी के अंदर, ताकि आप अपने ऑप्शन का कंटेंट, लैंग्वेज, वर्ड सिलेक्शन पिक करके उसी लैंग्वेज पर, उसी बेस पर ड्रॉ कर सके अपनी राइटिंग को, सो आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो जाता है। ढेर सारे बेनिफिट्स हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी बहुत टफ है, आप पढ़ते जाइए और उसको, कंटेंट को निकालते जाइए। अच्छा सवाल है कि सर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। इसका एक बहुत सिंपल सा उत्तर है कि आप कुछ सब्जेक्ट के साथ ओल्ड एनसीईआरटी में जा सकते हैं। जैसे अगर आप हिस्ट्री में जाएं, कोशिश करें कि ओल्ड एनसीईआरटी को ही पिक करें, अच्छी लिखी गई है, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो बहुत अप्लाइड है, जो सोसाइटी या वो सब्जेक्ट अपने आप पे हर बार अपने आप को चेंज करता है, क्योंकि इतिहास तो चेंज नहीं करता अपने आप को। अगर कुछ न्यू खोज हुई है, कोई न्यू इन्वेंशन हुआ है, कोई नई आर्कियोलॉजिकल साइट पाई गई है, या कोई इतिहास को लेकर कोई न्यू थ्योरी राइट की गई है, तो वो अलग बात है। पर हिस्ट्री बहुत बार अपने आप को रिपीट नहीं करती, बहुत बार अपने आप को चेंज नहीं करती अपने सिलेबस में। सो आप जो बेहतर एनसीईआरटी है उसके साथ जाएं, लेकिन अगर आप इकोनॉमी में जाएं, अगर आप ज्योग्राफी के साथ जा रहे हैं, अगर पॉलिटी के साथ जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप न्यू एनसीईआरटी के साथ जाएं, क्योंकि अप्लाइड सब्जेक्ट हमेशा अपने आप पे चेंज मांगता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि नई एनसीईआरटी बड़ी ख़राब लिखी गई है, ख़राब वराब कुछ नहीं होती। आप ये समझे कि एनसीईआरटी लिखने वाला कौन है। इंडिया के जो टॉप मोस्ट टीचर्स है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में या थिंकर्स है, उनका एक पूल है। वो स्कूल का टीचर नहीं लिख पा रहा है, जो टॉप मोस्ट टीचर है इंडिया का, जो टॉप मोस्ट थिंकर अपने सब्जेक्टों का, उन लोगों ने एनसीईआरटी को कंपाइल किया है। तो जब इन लोगों ने किया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो किताब आपके लिए यूज़फुल है। सो ऐसा नहीं कि न्यू एनसीईआरटी को किसी को पकड़ के लिखवा दिया गया है कि आजा भाई एनसीईआरटी लिख दो, वो रॉ मटेरियल नहीं है आपके लिए। बहुत सी अच्छी बातें न्यू एनसीईआरटी के अंदर भी है और मस्ट है, ज़रूरी है। पर इतिहास के साथ आप ओल्ड एनसीईआरटी में जाएं, ख़ास करके एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर।
बाकी कुछ एडवांस किताबें आप अपने मेंटोर से रेफरेंस करा के अटैच कर लीजिएगा तो ऑलमोस्ट वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। सो एक कॉम्बिनेशन बनाएं ओल्ड का और न्यू का। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी परचेज कर रहे हैं या न्यू एनसीईआरटी परचेज कर रहे हैं। वैसे भी मार्केट के अंदर आप जाएंगे तो न्यू एनसीईआरटी तो अवेलेबल है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में ज़्यादातर मार्केट के अंदर फ़ोटो स्टेट बिक रही है, तो ले सकते हैं, पढ़ना है आपको। पर जब भी परचेज़ करिएगा देख लीजिएगा कि फ़ोटो स्टेट वाले कुछ उसको लाइनिंग मिस करके थोड़ा सा अच्छी साफ सुथरी पढ़ने के लायक हो तो परचेज़ करिएगा, देख लीजिएगा उसको। सो एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि आपके पास पढ़ने के लिए कि वेस्ट मटेरियल है। और बार बार क्यों कहा जा रहा है आपसे कि आपने कहीं यूट्यूब देखा और आपको लगा कि फिर एनसीईआरटी, आपने क्लास में आ जा गए, आपने पूछा एनसीईआरटी क्यों, तो एनसीईआरटी की डिफाइन मैंने कर दी, इसलिए एनसीईआरटी है एनसीईआरटी। पर मैं रिपीट करता हूँ उसी चीज़ को जहाँ से चीज़ों को क्लास का शुरू किया है कि आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए कि आप किस कैटेगरी के हैं, और उस कैटेगरी वाइज अपने आप को सेलेक्ट करिए कि मुझे एनसीईआरटी के साथ किस तरह से जाना है। क्या सारी एनसीईआरटी मेरे लिए यूज़फुल है, या मैं जिस कैटेगरी में हूँ, 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन में हूँ, या कंप्लीट कर चुका हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, पीएचडी हूँ, या डिफरेंट कैटेगरी का हूँ, उस कैटेगरी वाइज अपने एनसीईआरटी को सेलेक्ट करिए। सब एक साथ गए मार्केट में और 40 किताबें खरीद के लेके आ गई, खूब ढेर सारा रैक पर रख दिया और रोज़ फ़ोटो खींच रहे हैं उसकी, सेल्फी भी खींच रहे हैं उसकी, और वो फिर पोस्ट कर रहे हैं कि देखो मैं पढ़ाकू हो गया। तो ऐसा ना करिए, एक ईमानदार स्टूडेंट बनिए, अपने आप को पढ़ाने के लिए बनिए, अपने आप को खुद तय करिए कि मुझे पढ़ना है। सेल्फी और किताबों को आप फेसबुक वॉल आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाती, बल्कि आपकी जो खुद की स्टडी पढ़ने लिखने की है वो करिए। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सब लोग कहते हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए ज़रूर, ताकि आप अपनी एनसीईआरटी के साथ अपनी पढ़ाई को एक बेहतर तरीके से अपने एडवांस के साथ आगे लेके चलिए, ताकि आप अपने जिस अटेम्प्ट को अपीयर हो रहे हैं इससे आप 25 के अंदर या 26 के अंदर या 27 के अंदर कोशिश ये करिए कि अपने पहले प्रयास में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करिए। उससे पहले जो कुछ भी सीखना है, जितना लेबर लगाना है वो लगा डालिए। मैं फिर से बात कह दूँ एक बात कि आपके सपनों को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपकी एक्शन को रोका जा सकता है। you are every person don't control your dreams but control your actions। अगर आपने ये काम कर लिया सो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, पर एश्योरिटी होती है कि आप खुद को लगेगा कि मैंने अपने आप को कार्यक्षम बनाया है, मेरा एक्शन मेरे कंट्रोल में है, मेरी काम कार्य क्षमता मेरे कंट्रोल में है, और मैं इस एग्ज़ाम से क्या लाइफ के जो भी चैलेंजेस होंगे उसको ईजिली फेस करके उसका हल निकाल लूँगा या निकाल लूँगी। सो एनसीईआरटी इससे बेनिफिट है। ओके, सो थैंक यू एनसीईआरटी को समझने के लिए, और ये आपको हेल्पफुल करेगी। हम अगली बार अगले सेशन में बात करेंगे कि आप इस एनसीईआरटी के साथ किस तरह की पूरी कंप्लीट स्टडी स्ट्रक्चर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए आप आज से जो लोग पहले अटैम्प्ट को दे चुके हैं उनके लिए भी, और जो लोग अभी अपीयर हो रहे हैं या देने की सोच रहे हैं, वो अपनी लाइफ का 2 साल निकालें और 2 साल की स्ट्रेटजी बनाएं, और 2 साल के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस हमारे साथ कल बात करिए, ताकि इस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सके और फिर आपको 26 या 27 के अटैम्प्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन किया जा सके। थैंक यू। ये एकेडमी एक ऐसे लोगों की एकेडमी है जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत अप्लाइड फॉर्म को देखते हैं। मिस्टर नूर नवाज खान सर और उनके जो लोग एसोसिएट्स हैं, उन लोगों ने एक ऐसा फैसला किया है कि कम से कम इस इलाके के अंदर, ओखला के अंदर, एक ऐसी एकेडमी इनिशिएट किया जाए जो यूपीएससी की प्रॉपर गाइडेंस दे सके, और चूँकि बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर, और उनको क्वालिफाई कराया जा सके।
इनका एम, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, इसलिए लोग मुझे यहाँ पर लेके आए हैं। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि पढ़ाते हुए लगभग 16 साल से ज़्यादा हो गया। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में दिल्ली या दिल्ली के बाहर बहुत बच्चे मुझे जानते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि मुझे कौन जानता है या कौन नहीं जानता है। बेनिफिट ये है कि आप अपनी क्वेरीज को लेकर आएँ। एकेडमी ओखला के अंदर अबुल फजल में अलशिफा हॉस्पिटल के पास में है, एक रेडियस बिल्डिंग है, उसमें एकेडमी है। मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा, या वहाँ जो भी होगा मुझे आपसे आपको कांटेक्ट करा देगा। थैंक यू वेरी मच।